वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज, कल वाला लेक्चर जो था वो बहुत ही अमेजिंग था बिकॉज हमने पोर्टफोलियो का शुरुआत कर दिया है और उसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो होमवर्क था और क्वेश्चन नंबर 20 का कुछ पार्ट आपको सॉल्व करना था। यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। आई टोल्ड कि मैं लिख कर रेडी रखूंगा, बट आई थॉट कि ये चलो प्रैक्टिकल है और इसमें मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, तो क्यों ना कुछ दिन, एक दो दिन तो एटलीस्ट हम लोग साथ में सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट जो समझने लायक था वो था कि पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलेगा। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए निकाल लिया आपने, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी निकाल लिया, रिटर्न फ्रॉम ए निकाला, रिटर्न फ्रॉम बी निकाला आपने, और आपने पोर्टफोलियो का रिटर्न भी निकाल लिया। बट पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है आपका? फिर कम ऑन टेल मी आंसर। पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है आपका? नहीं किया? सबसे पहले पोर्टफोलियो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होता है जिसमें आर आता है। आर पहले आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो आर किससे आएगा? कोवेरिएंस से आएगा आपका आर। कोवेरिएंस से आएगा। क्यों सर? क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वाई, मतलब ये करने के बाद आपका कोवेरिएंस आता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले आई विल गो फॉर कोवेरिएंस एक्स वाई, मतलब ए बी बोल देंगे इसको। कोवेरिएंस एक्स वाई की जगह ए बी बोल देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी का नाम दिया है। इज नथिंग बट समेशन पी इंटू ए माइनस ए बार इंटू बी माइनस बी बार। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा कोवेरिएंस के लिए। अब इसके अंदर आपको रिटर्न फ्रॉम ए रेडी है, माइनस रिटर्न फ्रॉम ए बार, ये अगर आप कर दोगे, रिटर्न फ्रॉम बी रेडी है, माइनस रिटर्न फ्रॉम बी बार, अगर ये कर दोगे तो उसके बाद तो सीधा सीधा p इंटू रिटर्न फ्रॉम ए माइनस रिटर्न फ्रॉम ए बार हो जाएगा एंड रिटर्न फ्रॉम बी माइनस रिटर्न फ्रॉम बी बार हो जाएगा। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ सकता है। इसको ए आर ए लिखने से अच्छा आर ए बार, मतलब ए लिखने से अच्छा आर ए लिख देते और यहाँ पर भी ए बार की जगह आर ए बार लिख दो और यहाँ पर भी आप बी की जगह रिटर्न फ्रॉम बी लिख दो और बी बार की जगह रिटर्न फ्रॉम बी बार कर दो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो कोवेरिएंस के लिए आपको फॉर्मूला समझा। आपको ऊपर रिटर्न फ्रॉम ए इंडिविजुअल दिया हुआ था वेरिएबल एंड रिटर्न फ्रॉम ए बार आपने निकाला था, तो बस ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आप 3 कॉलम बनाओगे और उससे आपका आंसर आएगा। और एक कॉलम बन सकता है, वो फर्स्ट वाला इकोनॉमिक कंडीशन वाला। यस गाइस, तो सबसे पहले रिटर्न फ्रॉम ए जो है आपको क्या क्या दिए थे? -15 -25 कितना होगा? गुड मॉर्निंग भाई, लेट ज्वाइन किए हो तुम। हाँ बोलिए। -15 -25 करेंगे तो -40 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 20 -25 करेंगे तो -5 आएगा। 60 -25 करेंगे तो +35 आएगा। तो ये तीन जो है ये आपके रिटर्न आर माइनस आर, आर ए माइनस आर ए बार हो जाएगा। सबसे पहले -40, बाद में आएगा -5, अपन ने डिस्कस किया, और लास्ट में आएगा 35 पॉजिटिव। सेम लाइक दिस बी के लिए सोचते। रिटर्न फ्रॉम बी आपके पास रेडी है 20,
माइनस 31 करेंगे तो 11 आएगा नेगेटिव, 30 माइनस 31 करेंगे नेगेटिव 1 आएगा, एंड 40 माइनस 31 करेंगे तो पॉजिटिव 9 आएगा। तो यहां पर लिख दो जो अपन यहाँ पर बात की अभी, माइनस 11 माइनस 1 एंड पॉजिटिव 9। अब इसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आया था उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। माइनस 40 इंटू माइनस 11 इंटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपका 0.2 है। लीजिए कैलकुलेट, बताइए कितना आता है। 88 फर्स्ट केस का आंसर। सेकेंड में 5 इंटू 1 इंटू 0.5, 2.5 आता है। एंड लास्ट केस में 35 इंटू 9 इंटू 0.3 प्रोबेबिलिटी, तो ये 94.5 आता है। तीनों का टोटल आपका कोवेरिएंस का आंसर रहेगा, आपका कोवेरिएंस का आंसर आएगा 185 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। ये आ गया आपका कोवेरिएंस। अब एक बार कोवेरिएंस आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट अप कर कर आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फॉर्मूला लिखते हो तो आप एक्स वाई लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कोवेरिएंस है 185, स्टैंडर्ड डेविएशन अपन निकाला था, ए का था 26.46 और बी का था 7, 26.46 इंटू 7, नाउ 26.46 इंटू 7 जो भी आएगा मेमोरी प्लस 185 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 आ गया आपका आंसर। देयरफॉर r इज इक्वल टू 1 आता है आंसर आपका। और अगर r इज इक्वल टू 1 आता है तो डायरेक्टली हम लोग इस r की वैल्यू पुट अप करेंगे हमारे फॉर्मूले में। तो हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू weight of x square into standard deviation of x square plus weight of y square into standard deviation of y square into plus 2 weight of x into standard deviation of x into weight of y into standard deviation of y into r, और जो भी हमने लिखा है ये सब रूट में। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। इसमें वेट जो है, वेट वो रहेंगे 0.75 एंड 0.25 था, 15,000 और 5,000 इन्वेस्ट किया था ना 20,000 में से, तो 0.75 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 26.46 स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर इंटू, प्लस नहीं इधर इंटू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.75 इंटू 26.46 इंटू 0.25 इंटू 7 इंटू 1, ये सब के सब रूट में। कितना आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, निकाल लो। $21.595 एक्चुअली वो 21.595 is your standard deviation of portfolio. Guys, I told you, if you remember, I told you कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का इतना बड़ा फॉर्मूला इसलिए आता है बिकॉज रिटर्न्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो, उसका जो कोरिलेशन होता है वो परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं होता है हर बार, बट अगर वो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड निकला तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्टली जैसे वेटेड रिटर्न निकालते वैसे वेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते। तो यहां पर तो r आपका 1 है, तो यहां पर हम लिखेंगे नीचे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और
since r is equal to 1, standard deviation is equal to weight of x into standard deviation of x प्लस वेट ऑफ y इंटू स्टैंडर्ड deviation ऑफ y। बट याद रखिए जैसे आप रिटर्न निकालते हो वेटेड रिटर्न, वैसे मैं निकाल रहा हूं वेटेड स्टैंडर्ड deviation। वो तभी निकलेगा जब आपका r का वैल्यू 1 है। तो देख लो 0.75 इंटू 26.46 प्लस 0.25 इंटू 7। क्या आपका ये आंसर भी 21.595 आता है? यस। बट ये तब हो रहा है जब r इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये पार्ट आपको समझाना था जो हमने कल डिस्कस किया। इनफैक्ट यहां तक हम पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क दिया था मैंने और बोला था कि ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया क्या सबने? चलो सही है। क्वेश्चन 3 डिस्कस करके एक बार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क था कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग टू इन्वेस्टमेंट ए एंड बी एक्सक्लूसिवली इफ द इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड, क्या लिखा है? 1/2 इन ईच, मतलब इक्वल है इन्वेस्टमेंट। द इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस आर रिसेशन, स्टेबल एक्सपेंशन, प्रोबेबिलिटी आपको दिया था, रिटर्न फ्रॉम ए दिया था, रिटर्न फ्रॉम बी दिया था। चलो इजी क्वेश्चन है। कैन वी से बिल्कुल सेम था। इनफैक्ट जो अभी सॉल्व किया था 20 उसके जैसा ही था बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट क्या आपने सॉल्व किया इसको? कुछ डिफरेंस लगा आपको सॉल्व करने में? सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस है दोस्तों, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताऊं, चलेगा? चलो आंसर डिस्कस करके आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आपका रिटर्न फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ए कितना है? फिफ्टीन परसेंट, ओके, जिसको हम आर ए बार बुला सकते हैं। 15 आया। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम बी कितना है? ट्वेल्व, ओके। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना है आपका? 3.6। 3.6 आया सबका। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना है? फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना है? 3.46। सबका सेम है 3.46। ग्रेट, एकदम इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर टू व्हाट वी हैव सॉल्व्ड वैसा था। अब आपको स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, जिसके लिए वापस से आपको क्या करना पड़ेगा बोलो?
कोवेरेंस निकालना पड़ेगा। कोवेरेंस कितना है आपका फिर? थ्री। ओके, और फिर कोरिलेशन कितना है? आर कितना है फिर? 0.24। एंड फाइनली स्टैंडर्डेशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना है? फाइनली स्टैंडर्डेशन ऑफ पोर्टफोलियो कम्स टू 2.77। क्या ये सबका आंसर सेम है? वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बढ़िया है। तो एक्चुअली देखा जाए ना, तो मैं एक और चीज कर सकता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए मैं एक और चीज कर सकता हूं, ध्यान से सुनना अभी। मेरे पास रिटर्न ऑफ ए रेडी है, रिटर्न ऑफ बी रेडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रेडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी रेडी है। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बताओ कितना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो कितना आता है? फोर्टीन पॉइंट फोर आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? आर पी बार बुलाते हैं, आर पी बार बुलाते हैं, करेक्ट। 14.1 14.4 आया आपका, ठीक है। तो अब एक काम करो, जैसे इंडिविजुअल सिक्योरिटी का आप निकालते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे ही आप निकाल सकते हो डायरेक्टली पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे, मैं आपको बताता हूं, लिखो मेरे साथ। अल्टरनेटिवली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो can be calculated as, alternatively standard deviation of portfolio can be calculated as, यहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस, यहां पर आपका प्रोबेबिलिटी, यहां पर आपका रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो, और ये मैं लिख रहा हूं P इंटू रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो बार। जैसे इंडिविजुअल सिक्योरिटी के वक्त हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के वक्त ऐसा फॉर्मेट रेडी करते हैं, सेम फॉर्मेट रेडी कर कर हम हमारा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मेट रेडी कर लो पहले। इकोनॉमिक कंडीशन में तीन कंडीशन है आपके पास, रिसेशन है, स्टेबल है, एक्सपांशन है। तीनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.2, 0.5, 0.3। रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो इंडिविजुअली कितना है आपका? जब आपने ये निकाला था 14.4 रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो बार, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, उस टाइम पे आपका इंडिविजुअल रिटर्न आया रहेगा ना तीनों इकोनॉमिक कंडीशंस में? मुझे वो नंबर बताइए। तीनों इकोनॉमिक कंडीशंस में जो रिटर्न आया जिससे आपने 14.4 का आंसर निकाला, मुझे वो तीनों चाहिए। यस, वेरी गुड। 12.5, 14.5 एंड 15.5। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा रहेगा तो फिर आपका 14.4 आंसर कैसे आएगा? नहीं, इंडिविजुअल आपने, अपने तीन इकोनॉमिक कंडीशन में
आपका 14.4 का आंसर जब निकाला था तो आपने क्या किया था, रिटर्न पोर्टफोलियो का निकाला तीनों इकोनॉमिक कंडीशन में, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया रहेगा आपने और फिर टोटल लिया रहेगा तो आपका 14.4 आंसर आया रहेगा। तो वो इंडिविजुअल रिटर्न्स कितने आए थे आपके, जो आप बोल रहे हो 12.5, अगर मैं वो करके देखूँ 12.5 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस, फिर आप बोल रहे हो 14.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस, फिर आप बोल रहे हो 15.5 इंटू 0.3 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। अच्छा 14.4 ऐसे आ रहा है। बराबर बराबर आ रहा है आपका आंसर। तो यहाँ पर रिटर्न आते हैं आपका 12.5, 14.5, 15.5, ये रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो है आपका। अब आपको क्या करना है, ये रिटर्न माइनस 14.4 एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी करना है। ये रिटर्न माइनस 14.4 इंटू प्रोबेबिलिटी करना है, जैसे इंडिविजुअल सिक्योरिटी के वक्त हम लोग करते हैं ना स्टैंडर्ड निकालने के लिए, सेम करना है। 12.5 माइनस 14.4 इंटू 0.2, और सॉरी स्क्वायर करना था उसको। 12.5 माइनस 14.4 इज इक्वल टू जो आंसर आया इंटू इज इक्वल टू फिर आपका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन। कितना है फर्स्ट आंसर आपका, 0.722। ओके स्क्वायर कर दो, हाँ इधर इधर स्क्वायर लिख दो, इधर मैंने लिखना भूल गया था। 0.722, 14.5 माइनस 14.4 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर हो गया इंटू प्रोबेबिलिटी 0.005, एंड लास्ट में 15.5 माइनस 14.4 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.3। कुछ तो गलत हो रहा है शायद। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो गलत गया क्या आपका, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो शायद आपका गलत गया है। 14.4 आप बोल रहे हो दोनों, यहाँ पर देखिए अभी 14.4 क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा शायद अभी, क्योंकि फर्स्ट सिनेरियो में, चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो में ये 10 है, इंटू 0.5 करूंगा मैं मेमोरी प्लस। दूसरा सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है, 6 है, इंटू 0.5 करूंगा मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल करूंगा तो 8 आ रहा है आंसर। तो फर्स्ट सिनेरियो मेरा रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो तो 8 है, दिस इंटू 0.5, दिस इंटू 0.5, तो ये आंसर मेरा 8 आ रहा है रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो इन दिस केस। सेकेंड केस में मेरा आंसर दिस इंटू 0.5, दिस इंटू 0.5, 7 और 7.5 मतलब 14.5 आ रहा है। और लास्ट केस में दिस इंटू 0.5 और दिस इंटू 0.5, अगर मैं ये करूँ तो 10 और ये 10 के बाद नहीं 5.5, 15.5 आता है इधर। तो ये मेरे रिटर्न्स आ गए फ्रॉम पोर्टफोलियो। अब इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर निकालना होगा फ्रॉम पोर्टफोलियो तो मुझे बस इसको इंटू प्रोबेबिलिटी करना होगा। तो 8 इंटू 0.2, 1.6, 14.5 इंटू 0.5, 7.25, and 15.5 into 0.3,
4.65, इन सब का टोटल 13.5 आ रहा है मेरा। तो ये मेरा आर पी बार है, ये मेरा क्या है, आर पी बार, रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो है ये मेरा। समझ में आया? तुम 14.4 बोल रहे थे, तो रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो तो ये आ रहा है 13.5। कुछ गलत हुआ आपका? क्या समझा, गलती क्या हुई? गुड। रिसेशन वाला कैलकुलेशन गलत हुआ, मगर दोनों का गलत हुआ, ये तो जबरदस्त हो गया। मतलब दो लोगों ने आंसर दिया, दोनों का गलत हो गया, सेम गलती वो भी। ओके, तो ये कर लो करेक्शन। अब ये डेटा लेकर सॉल्व करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा था। 8, 14.5, 15.5 ये फिगर लेने पड़ेंगे इधर। 8, 14.5 और 15.5 ये फिगर लेने पड़ेंगे। और आपका जो आप बोल रहे थे, यहां पर करेक्शन कर लो आंसर में। रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो जो है वो 14.4 नहीं आएगा, 13.5 आएगा। 13.5। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो इट विल बी 8 माइनस 13.5 इज इक्वल टू इंटू 0.2 6.05 मेमोरी प्लस। फिर हम बोलेंगे 14.5 माइनस 13.5 इज इक्वल टू 1 है, स्क्वायर है उसका 1 ही रहेगा, इंटू प्रोबेबिलिटी करेंगे 0.5 आएगा। देन 15.5 लेंगे, माइनस करेंगे 13.5, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 इंटू 0.3 करेंगे तो आंसर 1.2 आएगा। और आपका टोटल इन सब का 7.75 आता है। आपका टोटल इन सब का 7.75 आता है। जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड निकालते वैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू समेशन पी इंटू आर पी माइनस आर पी बार होल स्क्वायर अंडर रूट में। मतलब ही अंडर रूट में 7.75 डालने से आपका आंसर 2.78 आता है, जो आपने अभी अभी निकाला। देखो 2.77 बोला आपने, स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो आपने बोला 2.77। सेम स्टैंडर्ड हम लोग इस तरीके से निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, क्योंकि आपको कोवेरियंस निकालने की जरूरत नहीं है, आपको को रिलेशन मतलब आर निकालने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली आप पहुंच रहे हो आपके कैलकुलेशन पर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको शॉर्टकट्स भी बताए मैंने, आपको लॉन्ग कट्स भी बताए मैंने, ताकि आपको एग्जाम में अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो आपके पास दोनों तरीके रहेंगे। और इसलिए पहले मैंने लॉन्ग कट बताया, फिर शॉर्टकट बताया आज। राइट नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट।
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम रिस्क वाला पोर्टफोलियो, जिसको मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो बोलते हैं। उसको निकालने का एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला का लॉजिक बता रहे हैं हम लोग, कोई एग्जाम में आने वाला, काम में आने वाली चीज नहीं, बट फिर भी डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मुलेज हमको पसंद है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे सबसे पहले वेट ऑफ मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो, जिसको मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या हो गया, आपका रिस्क जो है वो मिनिमम हो रहा है, तो इसको हम ऑप्टिमम पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ठीक है, वेट ऑफ मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। अब इसका वेट निकालने का तरीका क्या होता है, पहली बात तो रिस्क मिनिमम है, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर रिस्क मिनिमम है तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कल पढ़ा था अपन ने, यस -1 होना चाहिए। अगर आर -1 है तो रिस्क कितना रहेगा फिर, आर अगर -1 है तो रिस्क कितना रहेगा फिर, रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड टू 0। यस, रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड टू 0, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम बोलेंगे इफ वी वांट टू रिड्यूस portfolio risk to 0, comma R should be -1, R should be -1। तो एक्चुअली देखा जाए ना, तो इसका फॉर्मूला जो है, आपको डायरेक्टली अगर फॉर्मूला बताऊं तो इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो का फॉर्मूला होता है। और अगर आपको वेट ऑफ y नहीं निकालना है, वेट ऑफ x निकालना है, तो कोई बात नहीं, सेम लॉजिक यूज कर लो। जब y था तो न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिया गया, तो जब x है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिया जाएगा यहां पर, और बाकी डिनोमिनेटर तो ऑफकोर्स सेम ही है, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड किया जा रहा है, तो ये भी इधर ही आ जाएगा। तो दीज आर दी फॉर्मुलाज फॉर मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो का वेट, मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो का वेट। ये फॉर्मूले कुछ लॉजिक से आते हैं, एक्चुअली इसका डेरिवेशन होता है। जैसे कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला इज नथिंग बट, आपको मैंने बोला था a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बट मैंने बताया यहां पर ऊपर लिखा है r शुड बी -1, तब जाके आपका पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो 0 होता है, बराबर। तो r अगर -1 रहेगा ना, तो जो हम a प्लस बी होल स्क्वायर बोल रहे थे ना, वो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। डू यू अग्री? नॉर्मली फॉर्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तब r का कुछ भी वैल्यू आ सकता है। बट अगर आपको मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो चाहिए, आपका रिस्क आपका पोर्टफोलियो का 0 चाहिए, तो r कितना लोगे आप, -1 लोगे। r अगर -1 ले लोगे तो इमेजिन करो वो बड़े वाले फॉर्मूले में, कौन से वाले फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में r -1 है, तो ऑब्वियसली ये भी माइनस बन जाएगा। अगर ये माइनस बन जाएगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा वो। आर यू जेपिंग? समझा? r का वैल्यू अगर मैं -1 रख देता हूं तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो फिर ऐसे केस में वी विल से हियर स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो is equal to weight of x into standard of x minus weight of y into standard of y एंड इन सब का स्क्वायर और फिर रूट।
करेक्ट। ए प्लस बी होल स्क्वायर रूट में डालने से की जगह हम ए माइनस बी होल स्क्वायर रूट में डाल रहे हैं। ए माइनस क्यों कर दिया सर? बिकॉज आर का वैल्यू -1 था ना, तो उसकी वजह से वो जो आगे का पार्ट था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया ना फिर। तो अब इसमें अगर हम लोग स्क्वायर और रूट हटा देंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला बनता है वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स माइनस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड ऑफ वाई। मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर भी निकाल दिया और स्क्वायर रूट भी निकाल दिया, दोनों को नलिफाई कर दिया। ओके अब व्हाट इज वेट ऑफ एक्स एक्चुअली? 1 माइनस वेट ऑफ वाई, करेक्ट। तो जहां जहां पे वेट ऑफ एक्स है वहां पर 1 माइनस वेट ऑफ वाई तो लिख ही सकता हूं मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में। इधर जहां कहीं पर भी वेट ऑफ एक्स है हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस वेट ऑफ वाई लिख देंगे। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो, जिसको मैं 0 ले रहा हूं अभी, क्योंकि आपको पता है कि रिस्क 0 हो सकता है ना, आर अगर -1 रहेगा तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ वाई, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। वेट ऑफ एक्स की जगह लिखा मैंने ये, वेट ऑफ एक्स की जगह लिखा मैंने ये 1 माइनस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स माइनस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड ऑफ वाई। बोलिए एनी डाउट? अच्छे से समझा? स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो 0 क्यों लिया? क्योंकि आर -1 है। वेट ऑफ एक्स कहां गया सर? 1 माइनस वेट ऑफ वाई किया, बाकी आगे का पार्ट तो सेम रखा है। यस अब जरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं ये वाला, तो 0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स माइनस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स माइनस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड ऑफ वाई हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर दिया उस ब्रैकेट के साथ। अब इसमें से हम वेट ऑफ वाई को कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम वेट ऑफ वाई को अगर कॉमन लेंगे तो ऐसे केस में हम बोलेंगे 0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स माइनस वेट ऑफ वाई को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा इनटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। वेट ऑफ वाई को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, माइनस वेट ऑफ वाई को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, माइनस वेट ऑफ वाई को मैंने कॉमन लिया है तो ऑब्वियसली अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड ऑफ वाई हो जाएगा। यस क्योंकि मैंने माइनस वेट ऑफ वाई को कॉमन लिया। तो यहां पर फिर वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड ऑफ वाई, ये फॉर्मूला बनेगा। यही तो फॉर्मूला ऊपर लिखा था अपन ने। ग्रेट, समझा? यस गाइस, और उसी सेम लॉजिक से हमने वेट ऑफ वाई के जैसे ही वेट ऑफ एक्स का फॉर्मूला बना दिया। ओके बट ये फॉर्मूला तभी यूज होगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला तभी यूज होगा टू बी यूज्ड ओनली व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो इज 0, that is r is equal to -1, to be used only when standard deviation of portfolio, to be used only when standard deviation of portfolio is equal to 0, that is r is equal to -1। लिखा आपने? क्या आपको लिखना है?
लिख लो लिख लो। ओके डन। अब बोलो, यहां पर आपको ये फॉर्मूला तो समझ गया पूरा डेरिवेशन के साथ। या आरटीपी में एक क्वेश्चन आया था, मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो निकालो वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई निकालने के लिए, बट वहां पर आर की वैल्यू गिवन थी और वो -1 नहीं थी। आर की वैल्यू गिवन थी और वो -1 नहीं थी बोल रहा हूं मैं। तो अगर वो -1 ही नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उन्होंने डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज किया उधर, जिसका रिलेवेंस सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा अच्छे से, और वो फॉर्मूला तभी यूज करना पड़ेगा जब आर इज गिवन, इट इज नॉट इक्वल टू -1 एंड मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो का वेट निकालने बोल रहे। आर का वैल्यू गिवन है बट वो -1 नहीं है, और आपको फिर भी पूछ रहे वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई निकालो फॉर मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ आर इज गिवन, if R is given in the question and is not equal to -1, to find weight of minimum variance portfolio to find weight of minimum variance portfolio to find weight of minimum variance portfolio use the formula weight of x is equal to स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y स्क्वायर लेने का। देखो आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y। ये नॉर्मल फॉर्मूला था आपका। इस फॉर्मूले में स्लाइड चेंज है। क्या चेंज है देखो, अभी वेट ऑफ y के जगह वेट ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y के जगह स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y स्क्वायर कर दो, माइनस कोवेरिएंस करो एक्स वाई, तो माइनस कोवेरिएंस एक्स वाई के ले लिया, एंड स्टैंडर्ड ऑफ x के जगह स्टैंडर्ड ऑफ x स्क्वायर कर दो, स्टैंडर्ड ऑफ y के जगह स्टैंडर्ड ऑफ y स्क्वायर कर दो, -2 कोवेरिएंस एक्स वाई, -2 कोवेरिएंस एक्स वाई। ये आपको करना है, ध्यान से सुना, अच्छे से समझा। y का स्टैंडर्ड अपॉन x का स्टैंडर्ड प्लस y का स्टैंडर्ड, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। उसमें अपन ने कुल मिलाकर 3 चेंजेस किए। 3, पहले y को स्क्वायर बनाया, स्टैंडर्ड ऑफ y को स्क्वायर बनाया। दूसरा नीचे भी स्क्वायर्स बना दिए,
और तीसरा, आगे कोवेरियंस का इफेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले लिया, न्यूमरेटर में माइनस कोवेरियंस और डिनोमिनेटर में -2 कोवेरियंस। इसका लॉजिक पता नहीं कहां से आया, आरटीपी में डायरेक्ट यूज किया हुआ फॉर्मूला था ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपके पास आर की वैल्यू गिवन है और वो -1 नहीं है। लिख लो। नॉर्मली पता है क्या आपको, वेट ऑफ एक्स एक बार आ गया ना या वेट ऑफ वाई एक बार आ गया ना, तो फिर मैं वापस ये मेहनत नहीं करता हूं फॉर्मूला चेंज करके फिर से, जैसे वेट ऑफ एक्स निकाला था वैसे वेट ऑफ वाई निकालू। वेट ऑफ वाई निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे इजी तरीका क्या है, अगर आपके पास वेट ऑफ एक्स आ गया तो क्या लगता है आपको, वापस ये फॉर्मूला आप वेट ऑफ वाई के लिए यूज करोगे ऐसे मॉडिफाई करके। एग्जैक्टली 1 माइनस वेट ऑफ एक्स कर दो, वेट ऑफ वाई आ जाएगा ना। ऊपर भी वही करना है आपको, आपको यहां पर भी ये फॉर्मूला फिर से रिपीट नहीं यूज करना है। वेट ऑफ वाई आ चुका है, वो फॉर्मूले से डायरेक्टली 1 माइनस वेट ऑफ वाई कर दो, वेट ऑफ एक्स आ जाएगा। वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ एक्स, सबसे इजी तरीका। अब बात करते हैं बीटा की, ये हो गया लिखकर, फॉर्मूला लिख लिया अच्छे से। नाउ बीटा की बात करते हैं। बीटा को तो हम बहुत टाइम से डील कर रहे हैं, तो बीटा एग्जैक्टली क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक या आवर पोर्टफोलियो विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, विथ रिस्पेक्ट टू ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज द sensitivity of our stock with respect to broad based market index, with respect to broad based market index। normal definition of beta ये रहा, it is the sensitivity of our stock with respect to broad based market index, मतलब सेंसेक्स निफ्टी ये सब ओवरऑल मार्केट। नीचे लिखो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो in that sense will be sensitivity of our portfolio with respect to broad based market index, with respect to broad based market index। तो जैसे आप बोल रहे हो बीटा फॉर पोर्टफोलियो स्टॉक ऐसा होता है, बीटा फॉर स्टॉक ऐसा होता है, तो बीटा फॉर पोर्टफोलियो भी तो वैसे ही होगा। ओके, समझ में आ रही है बातें अच्छे से। आप सबको पता है कि जब हम बोलते हैं बीटा तो इट इज मेजर ऑफ विच रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क इन मार्केट, वन इज सिस्टमैटिक, द अदर इज नॉन सिस्टमैटिक। नॉन सिस्टमैटिक को डाइवर्सिफाइबल भी बोलते हैं, बट सिस्टमैटिक कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, इट कम्स फ्रॉम मार्केट, यू कैन नॉट रिड्यूस इट, यू जस्ट नीड टू मेजर इट। तो ऐसे बोलेंगे हम लोग कि बीटा इज इक्वल टू नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क ऑब्लिक मार्केट रिस्क ऑब्लिक सिस्टमैटिक रिस्क।
बीटा इज इक्वल टू नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क ऑब्लिक मार्केट रिस्क ऑब्लिक सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, आवर रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, आवर रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो अपना कौन सा रिस्क, टोटल रिस्क नहीं, टोटल रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं आप लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, बीटा मार्केट का रिस्क, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क, मतलब नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो हमारा नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क मार्केट के रिस्क के मुकाबले कैसा है, वो मेजर किया जाता है बीटा से। तो बीटा इज इक्वल टू, हम ऐसे बोल सकते फिर, कोवेरेंस of security J with respect to market upon variance of market, बराबर ना। हमारा सिक्योरिटी का रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट को मतलब साथ में कैसे वैरी होता है, हमारा सिक्योरिटी जे है सपोज, तो सिक्योरिटी जे मार्केट के मुताबिक कैसे वैरी होता है उसको कोवेरेंस बोलेंगे, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो ये बन गया हमारा मार्केट रिस्क और ये बन गया मार्केट का टोटल रिस्क, या बोलो ऐसा कि ये बन गया हमारा सिस्टमैटिक रिस्क और ये बन गया मार्केट का टोटल रिस्क। मार्केट का यहाँ पर रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं दिखाया जा रहा है, वेरिएंस से दिखाया जा रहा है, इसलिए ऊपर भी कोवेरिएंस लिया जा रहा है। हमारे सिक्योरिटी का कोवेरिएंस विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, इसको बोलते हैं कोवेरिएंस, और नीचे भी इसलिए वेरिएंस लिया गया है मार्केट का। नाउ सिंस आपको पता है कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, since covariance, let's say for security, कोई भी आपका अगर आपको कोवेरिएंस निकालना रहेगा तो आपके पास कोवेरिएंस का भी फॉर्मूला रेडी है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है आपको याद है क्या, कोवेरिएंस ऑफ अगर जे एम निकालना रहेगा तो जे एम क्या होता है सर, ये सिक्योरिटी जी एंड मार्केट का कोवेरिएंस अगर निकालना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, कोरिलेशन, जिसको हम आर बोलते हैं, इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ जे इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ एम। याद आ रहा है कुछ, आर के फॉर्मूले के वक्त अपन ने किया था, क्योंकि आर का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्डेशन, लेट अस से जे और एम ले रहा हूं मैं इधर, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ जे इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ एम, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ना आर का। तो यही फॉर्मूले में अपन कोवेरिएंस इज इक्वल टू कर देंगे, उधर चल जाएगा, ये वो भी लिखा था मैंने आपके लिए, याद होगा तो। सिर्फ जे और एम के जगह एक्स और वाई लिखा था, जे और एम के जगह एक्स और वाई लिखा था अपन ने, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। याद आ रहा है, गुड। तो सिंस कोवेरिएंस इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ जे इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ एम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंस। तो हम यहां पर बीटा इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ जे इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ एम डिवाइड बाय स्टैंडर्डेशन ऑफ एम स्क्वायर, मतलब वेरिएंस। इससे और एक चीज हो रही है, अगर आपको समझा होगा तो, नीचे का स्क्वायर कैंसिल हो सकता है और ऊपर का ये भी कैंसिल हो सकता है। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू, एक काम करते हैं पहले नॉर्मल रखते हैं इसको और फिर लिखते हैं देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ जे अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एम। स्क्वायर कैंसिल हो गया और आगे ऊपर का न्यूमरेटर का स्टैंडर्डेशन ऑफ एम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका बीटा का फाइनल फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूले है बीटा के, ये एक फॉर्मूला है उसमें से। लिख रहे हो मेरे साथ साथ, लिख लो अभी, लिखना हो गया तो डन बोल दो एक बार।
सो दिस वाज द लॉजिक ऑफ बीटा. नाउ ऊपर का जो कोवेलेंस आरजे अपॉन इनटू आरएम एंड नीचे का वेलेंस आरएम है, इसको यूज कर कर एक और फॉर्मूला बन सकता है. कोवेलेंस का फॉर्मूला है ना हमारे पास दूसरा वाला, वो यूज हो सकता है इधर. हम बोलेंगे, ये जानबूझ के आपके रेफरेंस के लिए नीचे लिख रहा हूं मैं. अगर बीटा सच में ये है तो सीधा सीधा कोवेलेंस का फॉर्मूला पुट अप करो और वैलेंस का फॉर्मूला पुट अप करो. तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू कोवेलेंस का फॉर्मूला है समेशन पी इंटू आरजे माइनस आरजे बार इंटू आरएम माइनस आरएम बार होल डिवाइड बाय समेशन पी इंटू आरएम माइनस आरएम बार होल स्क्वायर. देखो ना, ये कोवेलेंस का फॉर्मूला लिखा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैलेंस का फॉर्मूला लिखा, और क्या अलग किया. सिंपल. और ये कब यूज होगा, जब प्रोबेबिलिटी दिया है. जब प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहेगा तब आपको पता है कोवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है. तो ये हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी इज गिवन तब यूज होगा. अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो उस केस में कोवेलेंस का फॉर्मूला था समेशन आरजे माइनस आरजे बार इंटू आरएम माइनस आरएम बार डिवाइड बाय एन. और ये हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय आपका वैलेंस का फॉर्मूला रहेगा समेशन आरएम माइनस आरएम बार होल स्क्वायर, इसको भी डिवाइड बाय एन. तो अब क्या होगा, डिवाइडेड बाय एन कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला बीटा का क्या बनेगा, दिस पार्ट divided by the denominator part. That's it. ये वाला आंसर बन जाएगा. फिर कुछ नहीं है, फिर इसका मतलब डिवाइड बाय एन कैंसिल हो गया, तो फिर डायरेक्ट समेशन वाला पार्ट आ गया उधर. और ये कब यूज होगा, प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन. ऊपर प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगा तो ये यूज कर लो, प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहेगा तो ये यूज कर लो. मतलब प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगा तो समेशन पी लिखो, अदरवाइज नॉर्मल समेशन लिखकर सॉल्व करो. बाकी का फॉर्मूला पूरा सेम है क्योंकि डिवाइडेड बाय एन कैंसिल हो गया. लिख लो. बीटा पे सम सॉल्व करते एक. यस डन. चलो बीटा पे एक सम सॉल्व करते. क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ. फाइंड आउट बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. क्या बात है, बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू सिक्योरिटी आर. प्रोबेबिलिटीज आपको 10 दिए, 0.1 0.1 0.1 0.1, 10 रिटर्न्स दिए आर के, 10 रिटर्न्स दिए मार्केट के. कहीं नेगेटिव भी दिख रहा है, ऑब्वियसली वो कहीं टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है, नेगेटिव है मतलब वो रिटर्न्स नेगेटिव है. और नीचे लिखा कुछ भी नहीं दिया हुआ, नीचे कुछ भी नहीं लिखा, सीधा बोला बीटा निकाल लो. इससे इससे बीटा निकाल लो. कैसे निकालेंगे, अभी जो अभी अभी फॉर्मूला यूज किया था व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन वाला, वो यूज होगा इधर. क्वेश्चन नंबर 6 नोट्स का. चलिए सॉल्व करते, देखते कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को.
प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, हमने बोला था, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक बात। इसके हिसाब से कॉलम्स बनेंगे। लिख लो, फॉर्मूला लिख लो पहले। सबसे पहला कॉलम आएगा प्रोबेबिलिटी रिटर्न फ्रॉम, जे नहीं है यहां पर, रिटर्न फ्रॉम आर है, रिटर्न फ्रॉम आर है, तो यहां पर हम लोग आर आर लिख देंगे, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी आर। आर जे की जगह हम लोग आर आर लिख रहे हैं, सिक्योरिटी जे की जगह हम लोग सिक्योरिटी आर लिख रहे हैं, तो रिटर्न फ्रॉम आर। देन रिटर्न फ्रॉम एम भी दिया हुआ है, बट एक काम कर लो, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो। किसका? आर आर का, आर आर का रिटर्न निकालो, एक्सपेक्टेड रिटर्न आर आर का निकाल लो, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी आर। फिर आर एम लिखो जो क्वेश्चन में दिया है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट भी निकाल लो। ठीक है, फिर रिटर्न फ्रॉम आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ आर, ऐसा लिख सकते हैं। रिटर्न फ्रॉम एम, जगह नहीं है यहाँ पे मेरे पास, आपके पास नोटबुक में ज्यादा जगह रहेगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे रिटर्न फ्रॉम मार्केट माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट। और फिर लास्ट कॉलम में, लास्ट नहीं इनफैक्ट और दो कॉलम आएंगे इसके बाद, ये न्यूमरेटर वाला एक कॉलम आएगा, डिनोमिनेटर वाला एक कॉलम आएगा। तो एक, अगर आपके पास जगह का प्रॉब्लम मेरे जैसा है तो आप सीधा सीधा एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले कॉलम को छोटा कर सकते हो, आर आर बार कर दोगे इसको, स्पेस बच जाएगा बहुत सारा। यहां पर भी एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट को छोटा कर सकते हो, आर एम बार बोल सकते हो उसको। Look at the columns properly. Okay, now P into RR minus RR bar into RM minus RM bar, ये न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर P into RM minus RM bar square, RM minus RM bar square। राइट, प्रोबेबिलिटी रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी R, expected return from R, return from M, expected return from M, RR minus RR bar
आर एम माइनस आर एम बार पी इंटू आर आर बार माइनस पी इंटू आर बार इंटू आर एम बार, ये न्यूमरेटर हो गया मेरा उस फॉर्मूले का, और P इंटू आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर ये डिनोमिनेटर हो गया। फॉर्मेट रेडी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 कॉलम्स। चल अब प्रोबेबिलिटी लिखकर रिटर्न लिखकर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी 0.1 10 बार लिखना है आपको। राइट, उसके बाद रिटर्न्स बोला है क्वेश्चन में 20, 50, -50, -10, 90, 20, -10, 20, 20, 50। जैसे रिटर्न्स आर के दिए वैसे आर एम के भी दिए हुए, वो भी कॉपी कर लो, बट कॉलम अच्छे से देख के कॉपी करना। रिटर्न फ्रॉम मार्केट जो है वो 10 यहां पर आएगा फोर्थ कॉलम में, फिर उसके नीचे 30, -30, -10, 50, 10, 10, 10, -10 और 30। लिखते वक्त मिस्टेक नहीं करने का, अगर इधर लिखते वक्त मिस्टेक कर दिया पूरा आंसर गलत जाता है। ठीक है, आर आर बार निकालना है, क्या करेंगे? रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी उसका टोटल। तो यहां पर मुझे मिलेगा आर आर बार, और यहां पर मुझे मिलेगा आर एम बार, आर आर बार, आर एम बार। ओके, निकाल लो। 2 5 -5 -1 9 2 -1 2 2 5। टोटल ले लो इसका, 2 -1 is 1 10 12 11 13 15 5 20 20 आता है इसका आंसर। आर आर बार कम्स टू 20। वैसे ही सेम आर एम निकाल लेते बार, तो यहां पर आ जाएगा 1 3 -3 -1 5 1 1 1 -1 एंड 3। तो 1 0 10 आता है, 10 आता है आपका आंसर आर एम बार का। यस, नाउ आर माइनस आर आर बार मतलब 20 - 20, तो यहां पर 0 आ जाएगा। 50 - 20 तो यहां पर 30 आ जाएगा। फिर -50 - 20 इज -70, -10 - 20 इज -30। -90 - 20 is 70, 20 - 20 is 0, -10 - 20 is -30, then 20 - 20 is 0, 20 - 20 is 0, 50 - 20 is 30 पॉजिटिव। ये हो गया, इसका टोटल लेने की जरूरत नहीं है। फिर ये बनाया क्यों हमने सर? ये निकालने के लिए न्यूमरेटर का, ये पार्ट निकालने के लिए न्यूमरेटर का हमने वो बनाया। सेम लाइक दिस आर एम माइनस आर एम बार करना है अपने को। 10 - 10 कितना होगा? 0। नेक्स्ट केस में 30 - 10 कितना होगा? आर एम इज 30 एंड 10 यहां पर है तो ये 20 हो जाएगा। फिर -30 - 10 इज -40, -10 - 10 is -20,
Then 50 minus 10 is 40. 10 minus 10 is 0. 10 minus 10 is 0. 10 minus 10 is 0. Minus 10 is not 0. It is minus 20. And last में 30 minus 10 is 20. इसका भी टोटल मत लो, फिर निकाल रहे क्यों? ये कॉलम कैलकुलेट करने के लिए। अब ये कॉलम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी जो पहला कॉलम है वो, और ये आर माइनस आर आर बार वाला कॉलम इंटू आर एम माइनस आर एम बार वाला कॉलम। तो फर्स्ट केस में तो 0 आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन है तो 0 ही हो जाएगा ये। सेकेंड केस की बात करते हैं। 0.1 इंटू 30 इंटू 20, 0.1 इंटू 30 इंटू 20, तो ये 60 आता है। तो यहां पर 60 लिख लेंगे, m प्लस कर देंगे बिकॉज इसका टोटल चाहिए हमको, क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर है। बाजू वाला भी चाहिए टोटल बिकॉज वो हमारा डिनोमिनेटर फॉर्मूले का। तो 60 को मेमोरी प्लस कर दिया हमने। फिर 0.1 इंटू निगेटिव 70 इंटू निगेटिव 40, 0.1 इंटू निगेटिव 70 इंटू निगेटिव 40 कितना आता है? 280 पॉजिटिव। देन 0.1 इंटू निगेटिव 30 इंटू निगेटिव 20, 0.1 इंटू 30 इंटू 20 कर दिया तो भी चलेगा। इट इज 60 पॉजिटिव। यस, गुड वन। फिर 0.1 इंटू 70 इंटू 40, 0.1 इंटू 70 इंटू 40, 280 फिर से। यस, उसके बाद 0.1 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा। यहां पर भी 0 एक बार आया तो 0 ही होने वाला है, यहां पर भी 0 आ रहा है तो 0 ही होने वाला है, इधर भी 0 आने वाला है तो 0 ही होगा। और इधर 20 इंटू 30 इंटू 0.1 60 होगा, बिल्कुल सही। इन सब का टोटल कितना आएगा? 800, 740 आता है, 740, 740 आता है। चेक कर लो एक बार। नाउ आर एम माइनस आर एम बार को स्क्वायर कर इंटू प्रोबेबिलिटी करना है, तो फर्स्ट केस में तो 0 ही आएगा। 20 का स्क्वायर कर लो और फिर 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑब्वियसली 40 आएगा। फिर जैसे जैसे आंसर आ रहे हैं एम प्लस दबाते रहो। 2 माइनस 40 का स्क्वायर करो और 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 160 आएगा। नेगेटिव 20 का स्क्वायर कर लो और वापस से 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑफकोर्स वापस 40 आएगा। 40 का स्क्वायर कर लो फिर 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो, 160 आएगा। 0 तो 0 ही है, 0 तो 0 ही है, 0 तो 0 ही है। ये 20 बोल दिया तो 40 आने वाला है, ये 20 बोल दिया तो 40 आने वाला है। पॉजिटिव आने वाला है बिकॉज स्क्वायर करते साथ ही पॉजिटिव बन जाता है। तो 40 कितनी बार आया? 1 2 3 बार आया, 4 बार आया, 160 तो यही हो गए। प्लस 160 करेंगे 320 हो जाएगा, प्लस 160 करेंगे तो 480 आ जाएगा। यस गाइस, आपका आंसर आ रहा है यहां पर 480। तो फिर बीटा के इस फॉर्मूले के लॉजिक के हिसाब से ऊपर का न्यूमरेटर 740 है और नीचे का डिनोमिनेटर 480 है, तो हम बोलेंगे बीटा इज इक्वल टू 740 बाय 480 फॉर्मूला यूज कर तो 740 बाय 280 करेंगे, 480 करेंगे तो आंसर 1.5417 टाइम्स लिख दो आगे, बीटा इज ऑलवेज इन टाइम्स।
1.5417 टाइम्स, बीटा इज ऑलवेज इन टाइम्स। 2 डेसिमल लिखने से अच्छा, अगर क्वेश्चन में 2 डेसिमल बोला तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम 3 डेसिमल वगैरह आंसर लिख लो सेफ्टी के लिए। नाउ बीटा तो भैया क्लियर हो चुका है, बीटा तो एकदम ही क्लियर है, ठीक है। अब आपका रिटर्न जो होता है, रिटर्न, इसमें 2 टाइप के रिटर्न होते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक होता है सीएपीएम रिटर्न, मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न। ओके, काफी जगह ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, काफी जगह ये टर्म्स एक दूसरे के लिए यूज होते हैं, मगर ये टर्म्स एक्चुअली अलग है। रिक्वायर्ड अलग होता है और एक्सपेक्टेड अलग होता है। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। सीएपीएम से जो रिटर्न निकला, मतलब आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिटर्न निकाला, तो कम से कम रिक्वायर्ड रिटर्न तो वही होना चाहिए। मगर मेरा मतलब मेरे कंपनी का कॉस्ट अगर के जो है वो 14 है, तो मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो सीएपीएम रिटर्न इज नथिंग बट रिक्वायर्ड रिटर्न। बट एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग हो सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न डिपेंड करता है मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट में स्टेबल है, रिसेशन है, एक्सपांशन है, उसके हिसाब से क्या क्या रिटर्न आ सकते हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी करके जो फाइनल रिटर्न आता है उसको हम एक्सपेक्टेड बोलते हैं। मुझे चाहिए वो रिक्वायर्ड हो गया सीएपीएम से, जो मिल सकता है वो एक्सपेक्टेड होगा मार्केट सिनेरियो से। दोनों का डिफरेंस समझा आपको? मार्केट सिनेरियो का प्रोबेबिलिटीज देखकर जो रिटर्न्स निकाला जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। सीएपीएम से जो रिटर्न निकाला जा रहा है उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड। काफी जगह, बट आई एम टेलिंग यू अगेन, इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टॉप ऑफ द पेज आप रेड मार्जिन के ऊपर लिख दोगे, रेड मार्जिन के ऊपर आपके नोटबुक में लिख दोगे, CAPM return is always required rate of return. CAPM return is always a required rate of return. Whereas looking at market scenarios, we may get expected return. रिसेशन, बूम, एक्सपांशन, इन सबको देखकर जो रिटर्न हमको मिलने वाला है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया। फुल स्टॉप, नीचे लिखो हाउएवर required return and expected return are used interchangeably at many places in your syllabus. However, required return and expected return are used interchangeably at many places. But technically difference है। मार्केट सिनेरियोस को देखकर जो रिटर्न मिल सकता है वो एक्सपेक्टेड होता है, बट मुझे जो कम से कम चाहिए वो सीएपीएम है, वो रहेगा रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोलता है? 7th क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। कैलकुलेट द मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न
on investment from the following data: standardization of asset, market standardization, risk-free rate of return, expected return on market portfolio, correlation coefficient of portfolio with market. What is market sensitivity index? मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स मतलब क्या? वेरी गुड, बीटा, बिल्कुल सही बोला बेटा, इट इज बीटा। मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स इज बीटा। आपको दो चीजें पूछिए, बीटा निकाल लो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो, बट नीचे अगर आप डेटा देखोगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? सीएपीएम यूज करना पड़ेगा। यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर मार्केट दिया हुआ है, यहाँ पर मार्केट का स्टैंडर्डेशन दिया हुआ है, मतलब वो तो काम ही नहीं आएगा। खैर, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, करेक्ट। आपको ऐसे सिनेरियो में आपका फॉर्मूला सीएपीएम का जो होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, वो यूज करना पड़ेगा। ऊपर से आपका बीटा रेडी हो रहा है और नीचे आर एम एज वेल एज आर एफ दोनों दिया हुआ है, तो आपका क्या निकलेगा? एक्चुअली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा, बट इसको ये लोग बुला रहे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो सर वो कोरिलेशन विथ कोएफिशिएंट विथ मार्केट वगैरह वो क्यों दिया हुआ है? बीटा निकालने के लिए दिया हुआ है। बीटा निकालने के लिए कैसे कैलकुलेशन होगा? वही जो अपन बोल रहे थे वो फॉर्मूले से होगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्डेशन ऑफ मार्केट। अपन ने अभी निकाला बीटा का फॉर्मूला, डिस्कस किया था, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्डेशन ऑफ मार्केट। चलो स्टार्ट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का कुछ बोला है क्या नाम? नहीं बोला, जे ले लो, अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ मार्केट। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.8। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट कितना दिया हुआ है? 2.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना दिया हुआ है? 2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दिया हुआ है 2, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर बीटा का कितना था? 1 टाइम। Therefore, beta is equal to 1 time. Beta is equal to 1 time. Done. अब एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, मैंने बोला ना इंटरचेंजेबल यूज होता है। Expected return using CAPM. I told you, if you remember in the Inter also, if you have studied Inter from me, of course you have studied, many of you. तो एक्सपेक्टेड CAPM जो है वो सिलेबस में आपके बहुत जगह काम में आएगा, सीए फाइनल में। तो देखो, हम सीए फाइनल में भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी CAPM यूज कर रहे हैं। तो CAPM का फॉर्मूला रहेगा आपका रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी जे इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। सो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ शायद, यस 13 प्लस बीटा कितना है? 1 इंटू आर एम कितना दिया हुआ है? रिटर्न फ्रॉम मार्केट 15 दिया हुआ है शायद, यस। विदाउट knowing, मतलब without calculating, we know the answer is going to come 15 itself. क्यों सर? Because beta is 1. बीटा जब 1 होता है ना, तो जितना रिटर्न मार्केट दे रहा है तुम्हारा सिक्योरिटी भी उतना ही रिटर्न देता है। इसलिए जब जब बीटा 1 है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी फाइनल आंसर है वो आपका आरएम रहेगा। आरएम जितना ही आपका फाइनल आंसर आएगा, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये आपका
एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया 15% का। नाउ दे आर सेइंग व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इफ पोर्टफोलियो बीटा इज 0.5 एंड रिस्क फ्री रेट इज 10%। तो अब ऊपर के कंपोनेंट में ये दो चीजें चेंज करनी है आपको। ऊपर के कंपोनेंट्स में बीटा चेंज करना है, 1 के जगह 0.5 लेना है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 13 के जगह 10 लेना है। तो चलो निकाल लेते हैं बी पार्ट का आंसर। इफ बीटा इज इक्वल टू 0.5 and RF is equal to 10%, तो ऐसे केस में ये 10 प्लस ये 0.5 इंटू रिटर्न फ्रॉम मार्केट तो उतना ही रहेगा 15 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 minus 10 is 5, 5 into 0.5 is 2.5, 2.5 plus 10 is 12.5%. Return from security J, correct. Which return? Required return है actually ये, but इधर ये लोग बुला रहे हैं उसको expected word. Done. एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, आंसर्स भी फटाफट आ रहे हैं, आपको भी समझ रहा है एकदम अच्छे से। चलो एक और सम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। 10th क्वेश्चन। You have invested in 4 securities A, B, C and D. The following sums: A में 10,000, B में 20, C में 16,000 और D में 14,000. The beta value of the securities are 0.8, 1.2, 1.4, 1.75 respectively. If the risk-free rate of return is 4.25% and the market return is 11%, what is the expected return on portfolio? What is the expected return on portfolio? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? Who can tell me the answer? क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बोला इन्होंने। पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का यूजिंग सीएपीएम, क्योंकि हर एक का बीटा वैल्यू रेडी है आपके पास और आरएफ और आरएम भी रेडी है, तो आप हर एक का सीएपीएम रिटर्न निकाल सकते हो क्या? यस और नो? यस निकाल पाएंगे। अब एक बार एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया तो फिर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स दे रखे, तो वेट निकाल लो और वेट को वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से मल्टीप्लाई कर वेटेड रिटर्न निकाल लो, और जो वेटेड रिटर्न आएगा उसके अनुसार आपका बीटा वैल्यूज को पुटअप कर मतलब आपका बीटा वैल्यूज भी यूज हो गए। आपके सीएपी में तो यूज हो ही रहे बीटा वैल्यूज, आपके रिटर्न्स जो है वेटेड रिटर्न आ जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन हम सीएपीएम तक कर रोकते, पहले देखते सीएपीएम तक आंसर निकालकर हम आगे बात करेंगे। आप एक काम करना, सीएपीएम से ए बी सी और डी का आंसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 of our notes. Calculation of expected returns of each security using CAPM. Using CAPM. Security हर एक का बीटा अलग है,
बस बाकी तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम CAPM निकालना बहुत इजी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF करना है। सो सिक्योरिटी A, B, C and D, बीटा वैल्यूज 0.8, 1.2, 0.8, 1.2, 1.4 एंड 1.75। निकाल लो आपका CAPM रिटर्न। आपका रिस्क फ्री रेट कितना दिया हुआ है, 4.25 दिया हुआ है, और रिटर्न फ्रॉम मार्केट 11 दिया हुआ है। 4.25 प्लस 0.8 इंटू 11 माइनस 4.25, सेम लाइक दिस। सिर्फ बीटा चेंज होते जाएगा, अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी चेंज होते जाएगा। 1.2, 1.4, 1.75। 11 माइनस 4.25 इंटू 0.8 प्लस 4.25, 9.65 बिल्कुल सही है। सेकंड केस में बोलिए आंसर। आगे आंसर्स, लास्ट आंसर क्या है? ग्रेट, चलो देखते हैं क्या आंसर करेक्ट है क्या नहीं है। ठीक है, तो 9.75 फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर आप बोल रहे हो 12 पॉइंट कितना बोला? 12.35, 12.35 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर 13.7 बिल्कुल सही है। और लास्ट आंसर 15.625 नहीं आता, 16.06 आता है। चेक कर लो एक बार। 11 माइनस 4.25 इंटू 1.75 प्लस 4.25, 16.6 आता है। ओके, चलिए, तो ये आपका इंडिविजुअल रिटर्न आ गया। इन्होंने आपको क्या बोला है, क्या निकालो बोला है इन्होंने आपको? इन्होंने बोला है you have invested in this securities, this sums beta values are these given to you, and return from market risk free rate of return is given. What is the expected return on the portfolio? Then if you encash your investment in security B and reinvest the funds in RBI bonds giving the returns of 4.25%, what is the beta value of the portfolio and its expected return?
बीटा वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एंड इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होगा। इंडिविजुअल रिटर्न रेडी है आपके पास, तो हम बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न सिक्योरिटी अमाउंट इन्वेस्टेड तो उसके हिसाब से वेट आ जाएगा। रिटर्न तो हमने निकाला है ऊपर, तो वेट इनटू रिटर्न करके वेटेड रिटर्न आ जाएगा। तो सिक्योरिटी ए, बी, सी और डी। अमाउंट इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दे रखा है 10, 20, 16, 14 है। 10,000, 20,000, 16,000, 14,000। वेट अकॉर्डिंगली निकलेगा यहाँ पे टोटल लेकर। टोटल 60,000, तो 10 डिवाइड बाई 60, तो वेट आता है आपका 0.167। फिर 20,000 के लिए तो ऑफकोर्स इसका डबल आएगा, 0.334 आ जाएगा। उसके बाद 16,000 के लिए 16 डिवाइडेड बाय 60 कम्स टू 0.267। और लास्ट केस में 14 डिवाइडेड बाय 60 0.233। ये आपके वेट्स आ गए। आ रहे क्या सबके वेट्स? देन रिटर्न, रिटर्न्स तो ऊपर रेडी, बस उसको यहां पर लिख दो। और वेटेड रिटर्न निकालना है फिर हमको। वेट इनटू रिटर्न, एंड लास्ट में वेट इनटू रिटर्न। कितना आता है वेटेड रिटर्न? 13.13। weighted return comes to 13.13%. weighted return comes to 13.13%। आया क्या आंसर?
नाउ इसके बाद इन्होंने बोला if you encash your investment in security B and reinvest the funds in government bonds giving return of 4.25%, what is the beta of the portfolio and its expected return? What is the beta of portfolio and its expected return? तो दोनों भी निकाल सकते हैं, दोनों भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीटा भी निकाल सकते हैं और रिटर्न भी निकाल सकते हैं। क्या करना होगा? सबसे पहले आपका रिटर्न अगर मुझे निकालना है तो मुझे सेम कैलकुलेशन करना होगा। ओके, सेम टू सेम कैलकुलेशन करना होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, बी की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड आ जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? आरबीआई बॉन्ड्स। और अगर आरबीआई बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट यहां पर आ गया, 20,000 का क्या किया, सिक्योरिटी बेच दिया, बी सिक्योरिटी को बेच दिया और आरबीआई के बॉन्ड ले लिए। आरबीआई के बॉन्ड ले लिए तो उसका रिटर्न कितना आएगा, जितना दिया हुआ है 4.25 आएगा। उसका रिटर्न कितना आएगा, 4.25 आएगा। और फिर अकॉर्डिंगली फिर से कैलकुलेशन होगा। ये आपका टोटल रिटर्न आ जाएगा 10.4295, 10.43% भी बोल सकते हैं आप, 10.43% भी बोल सकते हैं आप। ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न सेकेंड पार्ट के लिए। पार्ट 2 के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न विथ आरबीआई बॉन्ड्स। बना दो फॉर्मेट, सेम इन्वेस्टमेंट्स रखो, बाकी सिर्फ बी को बेचकर आरबीआई बॉन्ड्स आ रहे हैं। वेट्स भी वही रहेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं किया अपन ने, 20,000 का 20,000 ही है। रिटर्न्स भी वही रहेंगे, बी को छोड़कर बी का रिटर्न हटा दो और आरबीआई बॉन्ड्स का रिटर्न डाल दो और फिर इतना पार्ट मल्टीप्लाई कर लो और ये ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लो रेडी है। डन। नाउ आपको निकालना है रिटर्न्स के साथ साथ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेम वेट लेंगे, सिर्फ रिटर्न की जगह बीटा लिखेंगे और वेटेड रिटर्न निकालेंगे, वेटेड बीटा, सॉरी वेटेड बीटा निकालेंगे। तो यहां पर हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो with RBI bonds।
कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो विथ आरबीआई बॉन्ड्स। फॉर्मेट बना लो, सिक्योरिटी, अमाउंट इन्वेस्टेड, वेट, बीटा लेंगे इधर और वेटेड बीटा निकालेंगे। बीटा लेकर वेटेड बीटा निकालेंगे। बीटा वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है। आरबीआई बॉन्ड का बीटा वैल्यू कितना लेंगे? आरबीआई बॉन्ड का बीटा वैल्यू कितना लेंगे? यस, 1। ओ माय गॉड, 1 बीटा वैल्यू मतलब बेटा तुम बोल रहे हो कि यस इरम बिल्कुल सही है, 0 आएगा। 1 मतलब क्या हुआ? जितना रिस्क मार्केट में उतना ही रिस्क आरबीआई बॉन्ड्स में, ऐसा बोल रहे हो तुम? वो आएगा 0। तो यहां का बीटा 0 लेना है, बाकी बीटा जो क्वेश्चन में दिया है वो लेना है। ए का बीटा वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.8, बी का बीटा वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको एनकैश करके आरबीआई बॉन्ड लिया हुआ है। सी का बीटा वैल्यू 1.4 है और डी का बीटा वैल्यू 1.75 है। बस ये लेकर सॉल्व करना है आपको। $0.1336 मेमोरी प्लस, ये तो 0 ही आएगा। ये 1.4 इंटू वेट करना होगा 0.4676, और ये आएगा 0.40775। अगर इन सब का टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? रिस्क फ्री है इसलिए 0, बिल्कुल सही है। रिस्क फ्री है इसलिए 0 लिया उसका। फाइनल आंसर कितना आता है आपका? ये गलत लिखा है मैंने, ये 0.3738 आता है। ये बराबर है। पॉइंट 9152, बिल्कुल सही, 0.9152। ये आपका बीटा वैल्यू आ गया पोर्टफोलियो का। यस गाइस, तो इस तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं, इस तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं और इस तरीके से हमारा आंसर आता है। समझा? चलिए यहां तक स्टॉप कर देते, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो हमने देखा कैसे एनकैशमेंट के बाद सिक्योरिटी बी गायब हो गया और आरबीआई बॉन्ड्स आ गया, और उसी की वजह से बीटा वैल्यू बी के जगह हमने लिया आरबीआई बॉन्ड्स का बीटा वैल्यू, जो क्वेश्चन में दिया नहीं था वो 0 लेना पड़ा, क्योंकि आरबीआई बॉन्ड्स रिस्क फ्री होते हैं। मार्केट चेंज हुआ तो आरबीआई बॉन्ड्स चेंज नहीं होते, इसलिए इसकी बीटा वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां पर हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए। आपका कोई होमवर्क नहीं है, आप बस रिवाइज कर लीजिए और वापस याद दिला देता हूं, फॉर्मूला बुक अपडेट करिए। फॉर्मूला बुक अपडेट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डू अपडेट द फॉर्मूला बुक एंड सी यू फॉर योर टुमारो सेशन ऑन टाइम। बाय बाय, टेक केयर।